नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो एसएसटी को लेकर जितने भी पेपर हुए हैं रीट के, वो सब हमने करवा दिए हैं। 2011, 12, 15, 17, 18 सब हमने पेपर करवा दिए हैं। आज हम सीरीज शुरू कर रहे हैं साइकोलॉजी को लेकर। तो साइकोलॉजी को लेकर जितने भी सवाल आए हैं 2011 पेपर, 2012 पेपर, जितने भी पेपर हुए हैं रीट के, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। व्याख्या सहित समझेंगे और कौन से सवाल आ सकते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी में ज़्यादा रीट के प्रश्न बनते नहीं हैं, ज़्यादा सवाल रिपीट होते ही होते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। देखिए, ये परीक्षा हुई 31 जुलाई 2011 को। 2011 का ये पात्रता परीक्षा पेपर है। चलिए शुरू करते हैं साइकोलॉजी को लेकर। पहला सवाल, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? विकास के बारे में सत्य नहीं है। देखिए कौन कौन से सत्य है वो देखते हैं, क्योंकि ये सवाल ज़्यादातर रिपीट होते ही होते हैं। इसमें ज़्यादा सवाल बनते नहीं हैं साइकोलॉजी में। रीट को लेकर खास देखिए, विकास अंत क्रिया का फल है, सही है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, सही है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, ये इंडिविजुअल प्रक्रिया है, याद रखिएगा। सबका अलग अलग होता है इसमें। तो ये सब सत्य है। कौन सा सही नहीं है? देखिए, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर चलता है, नहीं, ये सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। तो डी उत्तर इसका राइट आंसर होगा, जो असत्य है, डी। और इसकी जो विशेषता है वो भी देखते हैं, क्योंकि अलग अलग तरीके से सवाल आ सकते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया है, अंतक्रिया का फल होता है, ये व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगमन करता है, ये व्यक्तिगत प्रक्रिया है। विकास विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, और विकास गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों है। ये कथन आप याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है। जो विकास है वो गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों है, सही है। आगे देखते हैं दूसरा सवाल। इसकी हर एक लाइन को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि सवाल कहीं से भी आ सकता है। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रतियों से होती है। ये अवस्था है, ये जीन पियाजे को लेकर बताया गया है। तो जीन पियाजे ने जो 4 अवस्थाएं बताई हैं, अगर मैं बता दूं, सॉरी थोड़ी तबीयत खराब है। पहला संवेदी पेशी है, फिर दूसरी आएगी पूर्व संक्रिया अवस्था, और फिर है मूर्त, और लास्ट है अमूर्त अवस्था। ये 4 आएगी अवस्था। अगर आपको ये क्रम याद है तो आपको जैसे ही सीधा सवाल आएगा, जैसे कि मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से संबंधित है। ये सवाल तो देखिए खाली कंफ्यूज करने के लिए बताया गया है, अमूर्त की अपेक्षा। सवाल ये है, मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती हैं। तो ये तीसरी तीसरी अवस्था को लेकर बताया गया है, जो है 7 से 12 वर्ष। मैं आपको समझाऊँ अगर, एक सेकंड, अगर एक्सप्लेन में है, एक्सप्लेन में नहीं है। देखिए, अगर मैं इसके बारे में बताऊँ, जीन पियाजे की जो ये 4 अवस्थाएँ बताई है इन्होंने, तो सबसे पहली जो अवस्था है वो है 0 से 2 वर्ष तक। ये है संवेदी पेशी अवस्था, संवेदी पेशी अवस्था, ठीक है। फिर दूसरी जो अवस्था है 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था है, ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। ये नाम याद रखिएगा, सीधा सवाल कन्फ्यूजन होगी ही नहीं, सीधा याद रखिएगा। फिर है 7 से 11 वर्ष, इसमें है मूर्त अवस्था। और फिर है 11 से 15 वर्ष, ये है अमूर्त अवस्था। जो परीक्षा में पूछा जाए, जो नाम पूछा जाए, वो आप देख लीजिएगा। आगे आगे का सवाल देखते हैं अभी। इसमें आपको ज़्यादा कन्फ्यूज होनी नहीं चाहिए। आगे सवाल है, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये लाइन, जो विकास है वो वंशक्रम एवं वातावरण का योगदान का परिणाम है, याद रखिएगा। वंशक्रम एवं वातावरण के योगदान का परिणाम है मानव विकास। ये सवाल हर बार आता है, वंशक्रम वातावरण का, याद रखिएगा। अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। निम्न में से कौन के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? तो निर्धारक तत्व नहीं है, तो देखिए इसमें, देखिए सीधा पता लग रहा है, सामाजिक संचरण, ये ए इसके बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। बाकी अनुभव है, संतुलीकरण है इसमें, यानी ए उत्तर इसका राइट आंसर होगा 4 का। इसका एक्सप्लेन भी देखते हैं कि पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास के निर्धारक तत्व देखिए ये हैं कुछ। पियाजे के अनुसार देखा है तो संवेदना, अवलोकन, स्मृति, चिंतन, निर्णय, भाषा, प्रत्यक्षीकरण, ध्यान, कल्पना, तर्क, बुद्धि, अधिगम, सामाजिक संचरण बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। ये पियाजे के अनुसार है।
विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना अधिक उपयुक्त है? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए तो देखिए, इसमें जो है वो सहकारी अधिगम एवं पीयर ट्यूटरिंग, सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण, ये इसका सही हो जाएगा। आगे है, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। सवाल कहना चाह रहा है कि जो समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता की विशेषता है, क्या है? तो वो है सृजनशील बालकों की। ये किसकी विशेषता है? सृजनशील बालकों की विशेषता है ये। आगे सवाल है, एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है। लड़की की मां ने उससे कहा कि कमरे से बाहर आओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है और कोट को हाथ में रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी में टांग देती हैं। तो ये एक तरीके का अनुबंध हुआ है और जिसका आंसर हो जाएगा उद्दीपन अनुक्रिया का ये सिद्धांत। बी बी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे सवाल है, बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा। बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा किसको? तो देखिए, बाह्य अभिप्रेरणा जो बाहर से अभिप्रेरणा मिल रही है, तो इसमें देखिए प्रशंसा दोषारोपण ये हो जाएगा, प्रतिद्वंदिता ये कंपटीशन ये भी हो जाएगा, पुरस्कार दंड ये भी बाह्य है, परिणाम का ज्ञान ये भी बाह्य है। तो इनमें से सभी डी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो बाहर से मोटिवेशन मिलता है उनको लेकर ये सवाल है। आगे देखते हैं, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव के, तो ये क्या है? तो ये एक तरीका का सामाजिक अधिगम है। ये अल्बर्ट बांडुरा का दिया गया है, जिसमें जो व्यक्ति है दूसरों को देखकर समाज में प्रेक्षण के जरिए सीखता है। एक देखकर सामाजिक अधिगम कहलाता है ये याद रखिएगा, सवाल आता रहता है ये सवाल। अधिगम निर्योग्य का लक्षण है, अधिगम निर्योग्य का लक्षण है। तो इसमें देखिए सीधा पता लग जाएगा, भागने की प्रवृत्ति होना, ये देखिए ये नहीं है। अशांत ऊर्जावान है विध्वंसक होना, ये भी नहीं है। अवदान संबंधी बाधा, ये देखिए सीधा पता लगता है अगर ऑप्शंस पढ़े तो। सी उत्तर इसका राइट आंसर होगा। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक पूछा है देखिएगा, तो संचार के साधन ये नहीं होगा, समवयस्क समूह ये भी नहीं होगा। देखिए अध्यापक, व्यक्तिगत कारक में देखिए परिपक्वता एवं आयु, वे व्यक्तिगत आ जाएगा, डी। ये 2011 का पेपर है, देखिएगा लेवल अच्छा था। देखिए, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता है। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपने गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता है। तो ये शून्य प्रशिक्षण अंतरण है, शून्य प्रशिक्षण अंतरण है, सी। सीधा सवाल में पता लग रहा है, देख कर इतना कोई हार्ड ये था नहीं सवाल। आगे सवाल देखते हैं। देखिए, निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? देखिए, मानसिक स्वास्थ्य की बात की जा रही है, तो देखिए पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण, सामान्य लक्ष्य की ओर निर्देशन, ये उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है स्वास्थ्य को, मानसिक स्वास्थ्य को। मानसिक विकारों का ना होना, ये भी देखिए मानसिक स्वास्थ्य की तरफ ही है। और व्यक्तित्व के विकारों से मुक्ति, ये भी है। तो इनमें से सभी डी, ये सभी है जो मानसिक स्वास्थ्य को और उत्तम रूप से प्रदर्शित करते हैं इसको। फ्रायड, पियाजे, अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने, देखिए पियाजे ने क्या कहा है, कहा कि विकास की अवस्था वातावरण से निर्धारित होती हैं, गलत है।
कहा कि शैशवावस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं, ये भी गलत है। देखिए सीधा जो नेगेटिव हो वो तो खास होगा ही नहीं। विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा, ये सही होगा सी उत्तर इसका राइट आंसर होगा। गिलफोर्ड ने अपसारित चिंतन पद पर का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया? अपसारी, देखिए मैं आपको एक दो वर्ड बताऊंगा जिसमें आपका सीधा पता लग जाएगा। एक वर्ड है अपसारी और एक है अभिसारी। मात्रा गलत हो सकती है, आप समझिएगा एक बार। अपसारी जो है सृजनात्मक और जो अपसारी है वो है प्रतिभाशाली। तो देखिएगा कन्फ्यूजन ना हो, सीधा देखिए अपसारी में कोई स्टार्टिंग में कोई मात्रा नहीं है, इसके ऊपर भी कोई मात्रा नहीं है। और अभिसारी है तो देखिए अभि प्रति जो मात्रा है, इससे आप कन्फ्यूजन नहीं होगी, सीधा परीक्षा में सीधा पता लग जाएगा। अपसारी कोई मात्रा नहीं है, सृजनात्मक कोई मात्रा नहीं है, तो अपसारी सृजनात्मक बालक है और जो अभिसारी है वो प्रतिभाशाली बालक है, ये याद रखिएगा। तो इसमें जो पूछा है देखिए अपसारी चिंतन का पद जो प्रयोग किया है किसके समानार्थ में क्या है, तो ये क्या है सृजनात्मक बालकों के। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है? रुचि के बारे में सत्य नहीं है, देखिए सत्य पढ़ते हैं कौन कौन से हैं। रुचि जन्मजात व अर्जित दोनों होती हैं। देखिए ये सवाल ये लाइन हर परीक्षा में पूछी जाती है। तो रुचि होती है वो जन्मजात व अर्जित दोनों होती हैं, ये सही कथन है, याद रखिएगा। रुचियाँ जन्मजात भी होती हैं और जो इंसान द्वारा अर्जित भी की जाती है रुचियाँ समय के अनुसार बदलती रहती हैं, ये भी सही है। छोटे होते हैं तब रुचि अलग होती हैं, जैसे जैसे बड़े होते हैं रुचियाँ बदलती रहती हैं। रुचियाँ योग्यता एवं अभिसंगताओं से संबंधित नहीं होती हैं, ये भी सही है, रुचियाँ कैसे भी हो सकती हैं। फिर रुचि व्यवहार में आकर्षण और विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, जो असत्य कथन पूछा है। तो डी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो असत्य है। जो सत्य है उनको खास याद रखिएगा ताकि आप जो असत्य है उसकी पहचान कर पाएँ। अभिवर्ती हैं, अभिवर्ती क्या है ये पूछा है। तो देखिए एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी एवं नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी और नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती हैं, तो अभिवर्ती यही है ए उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आगे का सवाल देखते हैं। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की क्या है भूमिका, तो ये बताना है। तो ये महत्वपूर्ण भूमिका है, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये तो एक सवाल में आ गया है, देखिए इसके ऊपर वाले सवाल में आया था एक बार। और व्यक्तित्व एवं बुद्धि विकास में वंशानुक्रम और वातावरण का योग होता है, ये भी याद रखें। ये तो ऊपर बताया था, वापस बता रहे हैं। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार गृह निम्न में से कहाँ होता है, तो जो इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती हैं वो इदम में होती हैं, ये उत्तर इसका राइट आंसर होगा। इसमें जो दमित इच्छाएं होती हैं इदम में, वो होती हैं। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती वह इदम भंडार गृह में सुरक्षित हो जाती हैं। इदम एक जन्मजात प्रवृत्ति है, इसकी व्यक्तियों की मूल भावनाएं दमित इच्छाएं आती हैं। इसमें दमित इच्छाएं जो होती हैं वो इदम में आती हैं। इदम किसी तरह का तनाव सहन नहीं कर सकता है, यह पुण्यत अचेतन में कार्य करता है। और फ्राइड के अनुसार इदम को पूर्वजों की स्मृतियों के अवशेषों का भंडार माना जाता है, ये अंधापन की स्थिति है। रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है, तो रक्षा तंत्र सहायता करता है किसमें, तो दबाव से निपटने में, बी। शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी? शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी, तो ये होगी अतिकल्पना होगी, ये सबसे संतोषजनक होगी इसके लिए। शारीरिक निर्योग्यता के लिए बात की जा रही है। साथियों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में।
और कोई कमी हो तो वो भी बताएं ताकि उसको भी पूरा कर सके। बालक प्रसंग बोध प्रशिक्षण, ये देखिए ये सवाल बार बार रिपीट होता है। बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण के कार्डों में प्रतिस्थापित किए जाते हैं। तो इसमें लोगों के स्थान पर जानवरों को जो चित्र होते हैं वो कार्डों पर प्रशिक्षण प्रतिस्थापित किए जाते हैं, याद रखिएगा। सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? तो इनको लेनी चाहिए ब्रेन स्टॉर्मिंग, विचारावेश की। सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को ब्रेन स्टॉर्मिंग की सहायता लेनी चाहिए। ए। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए सत्य कौन कौन से हैं वो पढ़ लेते हैं। आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है, ये पहला कथन गलत हो जाएगा। अंतर्नोद आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है। अंतर्नोद आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है। आवश्यकता अंतर्नोद समान नहीं है बल्कि समांतर हैं। मूल प्रवृत्तियां आंतरिक जैविक बल है, ये सभी सही है। ए उत्तर इसका जो है असत्य कथन हो जाएगा। इसको पढ़ते हैं। देखिए प्रत्येक शारीरिक अवस्था के विशेष गुण अलग अलग होने के कारण आवश्यकताएं भी परिवर्तित होती हैं। बिना आवश्यकता के पूर्ति किए शरीर का पोषण पूर्ण सही तरीके से नहीं किया जा सकता, इसलिए ए जो है वो गलत है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। ये सवाल रिपीट हुआ है, 2022 में भी आए हैं, 2018 में भी लगभग आया है। ये रिपीटेड सवाल है और बार बार सवाल आता है, तो एक बार में आप याद कर लीजिएगा। जो न्यूनतम घंटे निर्धारित किए गए हैं एक अध्यापक के लिए, तो ये है 45 घंटे। बी। आगे सवाल, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? अध्यापक को निम्न में कौन सा दायित्व पूरा करना होगा? देखिए कौन सा देखते। विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना, पाठ्यक्रम का संचालन पूरा करना होगा, पाठ्यक्रम संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना। ये सभी कथन जो हैं ये सभी करने होंगे। जो 2009 के अनुसार ये सभी दायित्व हैं जो शिक्षक को पूरे करने होंगे, जो हमने पढ़ ली हैं। आगे है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्न में से किसे सूचीबद्ध किया गया है? तो इसमें देखिए महिला के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाए, ये सूचीबद्ध किया गया है। ए उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है, किसके बारे में? तो ज्ञान का विकास किया जाए, शिक्षण के लिए सुव्यवस्थित पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाए, ये बात की गई है ए में। ये बात कर ली है। सेकंड लास्ट सवाल है क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है तो ये है विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। जो क्रियात्मक अनुसंधान है, ये सवाल रिपीटेड सवाल है, बार बार आता है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये सवाल वापस आएगा। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य तो विद्यालय एवं कक्षा की शैक्षणिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। आगे देखेंगे अंतिम सवाल मनोविज्ञान को लेकर। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा 2012 का पेपर रहेगा मनोविज्ञान को लेकर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है? तो इनमें से सुझाया गया है, देखिए सतत निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन CCE, सतत व्यापक जो मूल्यांकन है उसको सुझाया गया है। तो बी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कोई सवाल हो तो जरूर बताएं। एक मैं आपको सवाल पूछना चाहूँगा, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? ये आपके लिए सवाल रहेगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? एक और सवाल है, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया और बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत किसने दिया? ये 3 सवाल आपके रहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वरना जो अगले वीडियो में आपको लिए मैं इसके आंसर
बता दूंगा। पहला सवाल, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, बुद्धि का त्रि-आयामी सिद्धांत और बुद्धि का त्रि-छापीय सिद्धांत। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।